हेलो एवरीवन। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज में मैंने आपको ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक कंप्लीट करा दिया था, समझा दिया था, याद करा दिया था। ठीक है, अब याद करा दिया था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये PT 365 करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है ना, इसे इजी टेक्स्ट टू रिमेंबर के साथ लिंक कर दिया है। प्लस आपके लिए एक काम और किया है मैंने, इसके अंदर मैंने PYQ भी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। प्लस मैंने स्टेटिक पोर्शन को पूरा लिंक कर दिया है, ठीक है, टॉपिक के साथ। ठीक है, ताकि आप लक्ष्मीकांत का जो है हैंड टू हैंड रिवीजन कर पाओ इसके साथ साथ। ठीक है, जो चीज़ आपके लक्ष्मीकांत बुक के अंदर भी है मैंने उसको साथ में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा रिवीजन एक साथ हो जाए। प्लस आप प्रीलिम्स 2025 के लिए ना रेडी हो जाओ। ठीक है, प्रीलिम्स रेडी हो जाओ, इसलिए मैंने आपको प्रीलिम्स रिलेवेंट कंटेंट सब कुछ समझाया है, पढ़ाया है। मैंने ये भी बताया इसके अंदर कि भैया UPSC क्वेश्चन कैसे पूछती है, ठीक है, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाती है, और क्या नहीं पूछती और क्या पूछते हैं ये भी बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि आपको इसके साथ ही ऐसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जो रिलेवेंट एग्जाम के लिए सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप को। और मैंने दोस्तों इसके अंदर इजी टेक्स्ट टू रिमेंबर सीरीज के साथ इसे कंप्लीट कराया है। ठीक है, आप जिसको नहीं पता इजी टेक्स्ट टू रिमेंबर सीरीज हमारी क्या है पॉलिटी की, आप चैनल पर जाओ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर हमारे IAS गाइड बाय करण और प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, उसे देखो। दोस्तों, मैंने ना आपको ही सिटीजनशिप में ना पूरा चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, लक्ष्मीकांत का। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये फॉरेनर के पास राइट नहीं होते। ठीक है, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने का फायदा क्या है आपके पास, कि आपके पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं और आप इन्हें एंजॉय करते हो। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपके पास राइट टू होल्ड है, पावर है, मतलब एक चीज़ और प्रिविलेज है आपके पास एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हो। आपके पास वोटिंग पावर है, ठीक है, राइट टू वोट है आपके पास, राइट टू कॉन्टेस्ट भी है, मतलब राइट टू वोट है तो आपके पास राइट टू कॉन्टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिस के अंदर क्या होगा, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, गवर्नर बन सकते हो, जज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल बन सकते हो। ठीक है, कोई फोनर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आप नेचुरल बर्ड्स बन सकते हो। ठीक है, तो आपको बन जाए मिल जाएगी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाओगे। देखो, बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, बर्थ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, रजिस्ट्रेशन, डेसेंट और स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कि असम अकॉर्ड के अंदर दे रखी है, वो अभी मैं आपको PT 365 से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब लॉस कौन कर सकता है सिटीजनशिप को, तो वो TDR है, बाय टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन और रेनउंसिएशन। इनके थ्रू आपका जो है आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब एक बात और दोस्तों, आपको ना आर्टिकल 11 में मैंने बताया था कि भैया सिटीजनशिप के लिए ना पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, रेगुलेशन बाय पार्लियामेंट। अभी मैं ये आपको चलते हैं विजन आईएस वाले PT 365 में। अब देखो, अब इसके लिए है ना सिटीजनशिप के लिए पार्लियामेंट एक्ट में आती है सिटीजनशिप एक्ट 1955, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप को। ठीक है, आर्टिकल 11 बता रखी है बात। ठीक है, तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट लेकर आया 1955 पार्लियामेंट। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, देखो मैंने बताया था 5 वेज है कि आप सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया की। ठीक है, और लॉस कर सकते हो। ठीक है, सिटीजनशिप बाय 3 वेज, ठीक है, TDR। अब एक बात और, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना आपको डबल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इसके ध्यान रखना। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन, डबल सिटीजन आपको कहाँ मिलेगा, तो US में मिलेगा, UK में मिलेगा, इवन पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। अब ये डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, देखो, अगर आप यूपी के हो या बिहार के हो, ठीक है, और या फिर दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, ठीक है, कहीं के भी हो आप, जिस स्टेट से भी हो आप, ठीक है, एक तो आपको वहाँ की भी नागरिकता मिलेगी, ठीक है, वहाँ के भी सिटीजन कहलाओगे आप, और इंडिया का भी कहलाओगे, तो ये होगी डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, ये आप समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखो, सेक्शन C6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था 1985 में। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट आया था कोल्ड असम अकॉर्ड, ये मैंने अभी आपको बताया था। कहाँ गया, दिखाता हूँ। या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस असम अकॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो, तो स्पेशल प्रोविजंस आए थे, ठीक है, 1985 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था असम अकॉर्ड के अंदर। इसमें क्या बात करी गई है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, सिटीजनशिप उनको मिलेगी, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान से, आप देखो ईस्ट पाकिस्तान होने समय तो वो बांग्लादेश है। ठीक है,
जो असम में आए थे, ठीक है, फ्रॉम जनवरी 1 1966 से लेके 24 मार्च 1971। अब ये बताओ ये 1971 यहाँ पर क्यों दे रखा है, बताओ। पता है ना कि वॉर हुई थी, ठीक है, 1971 में पाकिस्तान के साथ इंडिया की, ठीक है, तो इसलिए ये डेट बताई गई है कि इसके बीच में जो माइग्रेट पर्सन जो थे, जो इंडिया में आ चुके थे असम के अंदर, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे, इसके बाद वालों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक, इसके ध्यान रखना। कब देंगे लेकिन, कंप्लीशन ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फाउंडर, ठीक है। अब अब एक बात और पता होगा आपको कि भाई 2019 के अंदर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या अमेंड करा है इसके अंदर, सिटीजन एक्ट के 1955 के अंदर, ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है। अब एक बात और जान लो, एक होता है फॉरेन ट्राइब्यूनल, इसके बारे में पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है डिसीजन ऑफ द असम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को, डिक्लेयर्ड अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट एज अ इंडियन सिटीजन। उन्होंने बोला कि भैया जो रेजिडेंट है ना स्टेट का, वो इंडियन सिटीजन ही होगा, ठीक है। अब देखो ये फॉरेन ट्राइब्यूनल है ना, ये सारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुए हैं अंडर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है। अब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है, ठीक है, थोड़ी याद है। तो ओनली फॉरेनर ट्राइबल्स हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर, ठीक है। तो जितने भी ये फॉरेनर ट्राइबल्स होते हैं ना, ठीक है, स्टेट के अंदर, इन्हीं के पास पावर होती है किसी पर्सन को ऐसा डिक्लेयर करना है फॉरेनर है, ठीक है। अब एक बात और, अगर वो फॉरेनर पर्सन कहलाएंगे, ठीक है, फॉरेनर पर्सन कहलाएगा बंदा, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर द नेशनल फ्रॉम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, एनआरसी से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इन असम, इसी से ध्यान रखना। डज नॉट ऑटोमेटिकली क्लासीफाई एज अ पर्सन ऑफ फॉरनर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरनर एज अ पर्सन, डज नॉट क्लासीफाई एज अ पर्सन एज अ फॉरनर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एज अ फॉरनर कहलाएगा, ठीक है, जो एनआरसी से बाहर है, ठीक है। इसके लिए फॉरनर ट्राइबल डिसाइड करेगी कि भैया वो फॉरनर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसके पास पावर है ना, वो सिविल कोड की जितना ही है, ठीक है, और ये पावर कहाँ से देता है, तो अंडर सिविल प्रोसीजर 1908 से, ठीक है। बस फॉरेन ट्राइबल के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। देखो पार्लियामेंट 2019 के अंदर सीए कानून लेकर आती है, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। अभी इसके अंदर जो है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो ये है कि देखो इसने इलीगल माइग्रेंट्स को, ठीक है, जो इन कंट्री से आए थे, कौन कौन सी कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए थे ऑन बिफोर December 31, मतलब दिसंबर 2014 से पहले जो आए थे, ठीक है, उनको ये इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देगा, ठीक है। किन किन को देगा लेकिन, हिंदूज को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, पारसिस को, क्रिश्चियंस को, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर मुस्लिम नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने एक बात बोली गवर्नमेंट ने कि भैया मुस्लिम को हमने इसलिए इंक्लूड नहीं कराया क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। तो मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज के अंदर इनके साथ जो है ना, मतलब भेदभाव नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, जो हिंदू और सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसिस के साथ हो रहा है। तो इनको हम देंगे क्या, सिटीजनशिप देंगे, क्यों, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन कंट्रीज के अंदर। तो हम ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जो है ना, वहां से इसलिए आ गए हमारे कंट्री के अंदर, तो हम इनको क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है भाई, समझो। तो एक बात और इसके अंदर ना, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन ये जो सिख, हिंदू, मुस्लिम है ना, अगर ये इन कंट्रीज में इस एरियाज में आ जाएंगे, असम वाले, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्स शेड्यूल एरिया में, तो इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि दे आर नॉट इन सर्टन ट्राइबल एरियाज, वो इन सर्टन ट्राइबल एरियाज के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, सिक्स शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एरियाज अंडर इंडर लाइन परमिट के अंदर भी इनको नहीं दी जाएगी सिटीजनशिप, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के अंदर नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं तो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और, नेचुरलाइजेशन पीरियड के अंदर, नेचुरलाइजेशन के अंदर, बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जो हमारा जो नॉर्मल ईयर्स थे वो 11 ईयर्स थे, बट इस सिटीजन अमेंडमेंट से ये 5 ईयर्स का हो गया। मतलब 2014 से पहले अगर कोई आया व्यक्ति, समझ लो कि वो 1 दिसंबर को आ गया था, दिसंबर 2000, 1 दिसंबर 2014 के अंदर आ गया था हमारी कंट्री के अंदर एज अ इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। अब बताओ वो 5 ईयर्स कंप्लीट उसने कर लिए हमारी कंट्री के अंदर, उसको सिटीजनशिप दे देंगे ये इसके अंदर, ठीक है।
अब एक बात और दोस्तों, आपको इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है, ठीक है, ये रूल्स इन्होंने निकाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है, कि भैया एलिजिबिलिटी किस किस को मिलेगी बाय द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लेना आप कि भैया ये सारे एलिजिबल हैं, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए, और बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से उसके पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। ये आप लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हो, ठीक है। चलो, समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर ना आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज कि ये इसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो इसके ऊपर ही बनेगा। तो ओसे कार्ड होल्डर्स जो है ना, ये कब आई, ये आया 2005 के अंदर, ठीक है, ये स्कीम ओसीआई स्कीम। अब एक बात और दोस्तों, ये जो है ना, ये कार्ड होल्डर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई इन दोनों को मर्ज करके ना वन कैटेगरी ओसीआई कार्ड होल्डर की बना दी गई 2015 के अंदर, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जो ये फॉरेन मिलिट्री पर्सन होते हैं ना, ठीक है, जब बाहर मिलिट्री पर्सन होते हैं, ठीक है, अगर वो सर्विस में हैं या नहीं भी है तो उनको ना ओसे कार्ड होल्डर की जो स्कीम के अंदर वो नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चलो, अब एलिजिबिलिटी क्या है ओसे कार्ड होल्डर्स की, तो कोई भी फॉरेन नेशनल, ठीक है, एक्सेप्ट नेशनल ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों के नहीं, ठीक है, हमें ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं चाहिए ओसे कार्ड होल्डर के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल जो है सिटीजन रहा है इंडिया का कभी भी एट अ टाइम और एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी ऑफ 1950, अगर वो सिटीजन रहा था तो उसे कार्ड होल्डर के अंदर स्कीम के बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। अब क्या बेनिफिट्स थी अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और एक बात और, 26 जनवरी क्यों लिखी गई है यहाँ पर 1950 को भी, आपको पता होगा इसी दिन को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन जो है एनेक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था, एनफोर्स मतलब हमारा लागू हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये सब चीजें ना आप पढ़ लो कि भैया किस किस को ये ओसे कार्ड होल्डर स्कीम के अंदर लाया जाएगा, ठीक है, ये आप पढ़ लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इतना डीप में यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है, अगर पूछेगा तो वो स्टेटमेंट गलत ही करेगा उस चीज को, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, देखो बेनिफिट्स के ऊपर जो है ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देखो मल्टीपल एंट्री मिलेगी, ठीक है, अगर आपके पास ओसे कार्ड होल्डर हो आप तो आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो इंडिया के अंदर, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा आपको टू विजिट इंडिया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इक्वालिटी विद एनआरआई, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, इन इन सर्टन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर्स के अंदर, इन सब के अंदर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे जैसे एनआरआई को मिलते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है इसके अंदर कुछ, जैसे कि आप एक्विजिशन नहीं कर सकते एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड का, और कंट्री के अंदर ना हमारी कंट्री के अंदर आप अडोप्ट नहीं कर सकते इंडियन चिल्ड्रन को, ठीक है, अगर आप ओसे कार्ड होल्डर हो तो, ठीक है, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन है यहाँ पर। अब एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हो इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, ठीक है, अगर आप ओसे कार्ड होल्डर हो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज अ ओसे कार्ड होल्डर, ठीक है, 5 साल तक आपको उसे कार्ड होल्डर बनकर रहना पड़ेगा, तब आप इंडिया के सिटीजन बनने के एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलो, कंडीशन है लेकिन इसके अंदर एक, ठीक है, कंडीशन का भी ध्यान रखो, ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया 1 year आउट ऑफ 5 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, जैसे कि देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, अब ये ओ से कार्ड होल्डर रहा है 5 years तक इंडिया का, ठीक है, अब ये एप्लीकेशन देना चाहता है कि भैया मुझे इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो इसको ना 1 year स्टे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये 1 year स्टे कब का लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा जब वो एप्लीकेशन दे रहा है इंडियन सिटीजन का, ठीक है, जैसे कि अब उसने इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो उसको 1 year स्टे करना पड़ेगा इंडिया में, तब जाके वो बनेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, अब इसके अंदर ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है, क्या रेस्ट्रिक्शन है ओसीआई कार्ड होल्डर के, तो ओसीआई डज नॉट कन्फर पॉलिटिकल राइट, अब देखो ये बात तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि सिटीजन ऑफ इंडिया के पास पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, वो राइट टू वोट हो इसके पास है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, ये सिर्फ किसको मिलता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई को नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, एक बात और, इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन हो रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू स्पेशल ऑर्डर, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ऑर्डर लेकर आती है, कहती है नहीं ओसे कार्ड होल्डर भी ना इसके अंदर सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस लिखाएगी, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, ये कह सकते हैं, इसी का ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस।
अब एक बात बताओ दोस्तों, ये रिजर्वेशन पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शन नहीं बोलते कि भैया अफर्मेटिव एक्शन लिया जा रहा है, किसके लिए लिया जा रहा है? जो भैया SC ST है हमारे यहाँ, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है, जैसे हमने ये US से ड्राइव करा है, ठीक है। दे आर पॉजिटिव स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल ऑपरेस्ड ग्रुप, हिस्टोरिकली ऑपरेस्ड ग्रुप, ठीक है, जो पीछे रह गए हैं, ठीक है, उनके साथ हिस्टोरिकली रॉन्ग हुआ है उनके साथ, इन सोसाइटी इन द एरिया ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देते हैं और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देते हैं। अब ये ना मैं आपको फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो मंडल केस और इंद्रासानी केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलता, ठीक है। हमने स्टेचुटरी बॉडी बनाई है, ठीक है, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये सब, और ये सब मैं क्राइटेरिया आपको फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो एक बार फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर जो है ना, जाके चैनल पर प्ले लिस्ट ओपन करना और एक बार इसे वॉच कर लेना, ठीक है। चलो, वो आते हैं हमें टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन आप समझ गए, ठीक है। अब देखो इंडिया के में अफर्मेटिव एक्शन क्या है और USA के अंदर क्या है। तो हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन है अफर्मेटिव एक्शन का, ठीक है, एक्सप्लेनली प्रोवाइड होता है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ देखो आर्टिकल 15 बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए। आर्टिकल 15 बात करता है कि भैया कि स्टेट को ना स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए, ठीक है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दी SC BC, ऐसे मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, ऑफ SC एंड ST। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात करता है भैया स्टेट जो है ना प्रोविजन बनाएगी रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। अब देखो इंडिया का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया का पर्पज में आपके पास क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है, अमेरिका के ऊपर तो नहीं बनाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना अमेरिका के अंदर कि भैया इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, बट इनके पास एक इक्वल प्रोटेक्शन क्लाउज है, ठीक है। इनके जो 14th अमेंडमेंट एक्ट लगाया गया था इनके यहाँ, वो इंटरप्रेट करता है अफर्मेटिव एक्शन बस, ठीक है। इसी ध्यान रखना, इनके कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिजिनली मेंशन नहीं था इनके में। अब एक बात और, कैसा सिस्टम होगा तो बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम होगा। रिजर्वेशन देते हैं कोटा सिस्टम के ऊपर देते हैं ना कि 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं किसको, OBCs को, ठीक है, 15% दे रहे हैं किसको, SCs को, 7% किसको दे रहे हैं तो STs को दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या बनाया, ये कोटा बनाया, कोटा सिस्टम बनाया, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन का। क्योंकि हम इनके इनके क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना कि जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको उनके प्रपोर्शन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला जाएगा, मिलेगा, ठीक है। टारगेट ग्रुप कौन है तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी अब तो आ गई है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। एक बात और, अपर सीलिंग क्या है इसमें, तो अपर सीलिंग है 50% सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंद्रासानी केस, ठीक है। उन्होंने बोला कि भैया रिजर्वेशन जो है ना 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना 27% फॉर OBC, 15% फॉर SC, 7% फॉर ST, इनको प्लस करोगे तो ये 50% के अंडर में आएगा, ठीक है। अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दोस्तों देखो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्डिक्ट आया, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर केस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ना सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो शेड्यूल कास्ट का, क्यों, क्योंकि भैया आप आप ना सेपरेट कोटस दोगे फॉर मोर बैकवर्ड्स, ठीक है, जो ज़्यादा है पीछे रह गए हैं विद इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो SCs के अंदर बहुत सारे कास्ट आते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के अंदर। अब इसके अंदर जो है ना कुछ कास्ट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो उनको ना आप अलग से रिजर्वेशन दो, ठीक है, और कोटा दो, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, उनके लिए आप अफर्मेटिव एक्शन और बढ़ा दो, ठीक है, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। इसलिए सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, ये गवर्नमेंट करना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो शेड्यूल कास्ट जो है ना ये नोटिफाइड होता है अंडर आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। और ये हेट्रोजीनस ग्रुप से ऑफ कास्ट ऑफ रेसिस ट्राइब्स विथ वेरिंग डिग्रीज ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 जो है ना प्रेसिडेंट को पावर देता है कि भाई आप स्पेसिफाई कर सकते हो प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हो कास्ट को, रेसिस को, ट्राइब्स को एज शेड्यूल कास्ट फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को पावर देता है। और आर्टिकल 341 क्लॉज 2, ठीक है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी स्टेट, एनी कास्ट, रेस, ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय पासिंग अ लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है, ये तो बातों को पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 341 क्लॉज 2 के अंदर, तो आर्टिकल आपको 341 याद रखना है,
ठीक है दोस्तों। अब स्कोप क्या है सब क्लासिफिकेशन करने ऑफ स्कूल कास्ट का, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ भैया। अफर्मेटिव एक्शन लेंगे हम, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, जो ज़्यादा पीछे रह गए हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हम, ठीक है, तो ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, स्टेट कैन सब क्लासीफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सडन कास्ट, ठीक है भैया, जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इनका, ठीक है, कुछ कास्ट का, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है, तो उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, स्टेट कर सकती है, ये भी आर्टिकल में मेंशन है, मतलब दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। अब एक बात और दोस्तों, स्टेट मस्ट कलेक्ट डाटा ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, दैट इज सर्विसेज ऑफ द स्टेट। देखो, अब एक बात और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, कि जो स्टेट है ना, जैसे कि स्टेट में आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो डाटा कलेक्ट करे, ठीक है, कि भैया कि कुछ सडन जो कास्ट है ना, उनकी इनएडिक्वेसी है ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो ऐसा डाटा अगर वो इंक्लूड कर कलेक्ट कर पाएगी, तभी उस हिसाब से वो कोटा जो है दे सकेगी, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन ले पाएगी। अगर उनके पास डाटा ही नहीं होगा तो वो किस हिसाब से कोटा जो है देंगे उनको, ठीक है। चलो, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और एक बात और, कोर्ट ने एक बात और बोली है कि भैया आप सब क्लासिफिकेशन तो कर रहे हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी और भी कास्ट ऐसे ही हैं जो बैकवर्ड है, उनको आप और अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको और कोटा दोगे, तो वो कोटा जो है ना 100% रिजर्वेशन को पार नहीं करना चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, आर्टिकल 342 ए के अंदर ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एससीबीसी। एससीबीसी क्या है, तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी लिस्ट को तैयार कर सकता है, तो ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एक बात और, इन द सहानी वाले केस में 1992 के अंदर हमने ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कैटेगरी बनाई और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई, हमने कहा भाई क्रीमी लेयर जो कैटेगरी है ना, इनकी जो इनकम है, एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये अच्छा खासा इनके पास इकोनॉमिकली है, सही है, ठीक है, तो इनको रिजर्वेशन नहीं देना, हम रिजर्वेशन को देंगे जो नॉन क्रीमी ले रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड स्टेट है हमारा, जिन्होंने यूसीसी अपना बनाया है, ठीक है, और इनके जनवरी 2025 से ये यूसीसी जो है इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया अब, ठीक है। अब इससे पहले हमारे यहाँ गोवा के अंदर यूसीसी हैगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका नाम बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई यूसीसी का जो ओरिजिन कैसे हुआ। तो लेक्स लोकाई रिपोर्ट थी जिन्होंने बात करी यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉज के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम और हिंदू लॉज है ना, हिंदू पर्सनल लॉज है, ये ये शुड नॉट कोडिफाइड, मतलब ये जो है ना कोडिफाइड नहीं है, तो इनको कोडिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब बी एन राव कमेटी ने कोडिफाई कर दिया हिंदू लोगों, विच वुड गिव इक्वल राइट टू वुमेन। उन्होंने बोला कि भैया वुमेन के पास भी इक्वल राइट होना चाहिए, बी एन राव कमेटी ने बोला। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखा हम कि भैया हमारी जब आज़ादी मिल गई तो हमने क्या यूसीसी के यूसीसी के लिए, ठीक है, तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, ठीक है, फोर मेजर इनेक्टमेंट्स बनाया फॉर हिंदू लॉज के लिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बनाया 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया 1956, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें ना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्या है ये बताता हूँ। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो ये यूनिटरी सिस्टम होता है पर्सनल लॉज का, एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर रिलीजन नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम यूसी बनाते हैं, कहते हैं भैया आपके जो पर्सनल लॉज है ना, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके माने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बोला जाए, जैसे मुस्लिम्स के अंदर है ना, अगर वुमेन्स को राइट है प्रॉपर्टी का, तो हिंदूज के पास भी वुमेन्स को राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ये पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, तो यूसी से बना देंगे तो इक्वल लॉज हो जाएंगे पर्सनल लॉज सबके लिए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ठीक है। मैटर्स अंडर द स्कोप ऑफ पर्सनल लॉज इंक्लूड मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडोप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पर्सनल लॉज के अंदर आती हैं, और ये सब कुछ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सबके लिए। आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4 के अंदर भी हमने यूसीसी की बात करी है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, डीपीएसपी के अंदर हम बात करते हैं आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है, और हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। तो करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, यूसीसी का हमारे यहाँ, तो इंडियन पर्सनल लॉ इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल बात सही है, इच रिलीजन एडहरिंग टू इट्स स्पेसिफिक लॉज, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए भैया, मुस्लिम के स्पेसिफिक लॉज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हिंदू के स्पेसिफिक लॉज बिल्कुल हैं वो तो, ठीक है। जैसे कि देखिए 4 स्टार्स हिंदू शासन एक्ट है हमारा 1956, जो गवर्न करता है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट,
बुद्धिस्ट को। ऐसे ही हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं जो गवर्न करता है मुस्लिम्स को, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है जो अप्लाई होता है किसके ऊपर, क्रिश्चियन, पारसीस और ज्यूस के ऊपर, ठीक है। मतलब गोवा के पास है ना, गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके पास पहले से था, ठीक है, जो पोर्चुगीज बना के गए थे 1867 में, ठीक है। ये बस इतना ही ध्यान रखना था आपको प्रीलिम्स के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि इस एक्ट के अंदर है क्या, ठीक है, और क्या चीजें एग्जाम्पशन है, ठीक है। क्योंकि ये देखो लास्ट 2 ईयर्स से 3 ईयर्स में ये न्यूज में रहा है हमेशा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। और अभी इसलिए न्यूज में रहा है कि सिविल कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केस आने लगे थे इसके रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भैया सिविल कोर्ट आप इसके ऊपर केस रजिस्टर मत करो, ठीक है। और क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो जब तक कोई फर्दर नोटिस ना आए जब तक आप इसके अंदर भी कोई भी केस दर्ज ना करें, ठीक है। अब तो इसके अंदर बोला क्या गया है, तो एक्ट डिक्लेयर करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस प्लेस ऑफ वर्शिप शेल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन दी 15 अगस्त 1947। भैया 15 अगस्त को मैं आज़ादी मिली, तो उस टाइम पे जो भी रिलीजियस वर्शिप थे, ये प्लेस थी, वो सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। बस इसके अंदर एक एग्जम्पशन डाला गया, डिस्प्यूटेड साइटेड अयोध्या इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट, ठीक है, क्योंकि अयोध्या वाला जो है ना ये डिस्प्यूट था, ठीक है, ये आज़ादी से पहले से डिस्प्यूट था, तो इसको ये एग्जाम डाला गया इसके अंदर कि अयोध्या वाला केस जो है इसके से बाहर रहेगा, ठीक है। और ये अप्लाई नहीं करेगा, है ना, नॉट अप्लाई टू मोनूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ठीक है। जो इस एक्ट के अंदर, ठीक है, एंशिएंट मोनूमेंट्स के अंदर आते हैं एरियाज, ठीक है, ये इस पे भी अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए कि एक चीज और मेंशन करी गई है इस एक्ट के अंदर कि ये इम्पोज करता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि वो मेंटेन रखे रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप को, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एग्जाम के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो अभी मैंने आपको ना फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ ये, हाँ, देखो आर्टिकल 22 के अंदर आपको राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, अगर इफ अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट होता है, तो तीन चीज होगी, ठीक है, थ्री चीज, कैन कैन बी डिटेन अप टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए डिटेन हो सकता है, और ई एक्सटेंड होगा बेस्ड ऑन द एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, फैक्ट्स मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, बताना पड़ेगा भैया कि किस लिए आपने अरेस्ट करा उस व्यक्ति को। उसे यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भैया कि वो अपनी बात को रखे, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास राइट है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज बना सकती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, डिटेन कर लेते हैं किसी पर्सन को विदाउट ट्रायल and conviction by court on a mere of reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order, ठीक है। भाई इस एप्रीहेंशन पे कि भैया कुछ गलत कर सकता है वो व्यक्ति, उससे पहले उसको अरेस्ट कर लो, ठीक है, उसको कोर्ट में मत लेके जाओ, उसको अरेस्ट करके रहो कि कुछ गलत कर सकता है, इस एप्रीहेंशन पे उसको प्रिवेंटिव डिटेन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पार्लियामेंट और शेरियत दोनों ही लॉज बना सकती है इसके ऊपर, और ये मैंने आपको आर्टिकल 22 के अंदर बढ़ा भी दिया, ठीक है। इसमें जो प्रोटेक्शन दे रखी है, ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो आपको नहीं मिलता, ठीक है, इसके अंदर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर मैंने अभी इसी स्लाइड के अंदर ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया कि भैया 3 मंथ्स के लिए वो आपको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट आपको रिटेन कर सकती है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। और अगर 3 मंथ से अगर आगे आपको रिटेन रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनानी पड़ेगी, और वो देखेगी भी सफिशिएंट कॉज है या नहीं, तब वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये सब मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, यही बात लिखी हुई है अभी यहाँ पर, ठीक है। और 24 आवर्स के अंदर अगर जिस दिन में अरेस्ट करा गया है तो ये राइट होता है कि भैया आपके पास कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है, ठीक है। तो ये सही राइट होते हैं जो आपको फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसे लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना, ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा, और मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं राइट्स। देखो दोस्तों,
ये पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में ना आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, ठीक है। और पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भैया पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर राइट टू पब्लिसिटी भी आती है और राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी भी आती है। राइट टू प्राइवेसी आपको आर्टिकल 21 में मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जस्टिस के एस मोटास्वामी केस के अंदर, ठीक है, कि आपका राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से ड्राइव होता है राइट टू लाइफ से, ठीक है। और राइट टू पब्लिसिटी के अंदर अब क्या रखना है कि भैया राइट टू प्रोटेक्ट वन इमेज एंड लाइकनेस, ठीक है, भाई किसी की इमेज और लाइकनेस को प्रोटेक्ट करना भी राइट टू पब्लिसिटी के अंदर आता है। और ये आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 भी बात करता है इसके बारे में, कॉपीराइट एक्ट 1957 भी बात करता है। अब मैं इसको पर्सनैलिटी राइट्स को आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखो, अमिताभ बच्चन है, एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। अब इनकी आवाज को, वॉइस को, इनकी इमेज को, ठीक है, इनके नाम को इस्तेमाल करना, ठीक है, मेरे विदाउट इनके परमिशन के, ठीक है, तो इनके पास पर्सनैलिटी राइट है कि आप इनका जो है ना नाम, इमेज वगैरह, ये सब सिग्नेचर वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट इनकी परमिशन को, ठीक है। अगर आप करते हो तो इसका वायलेशन होता है इनका पर्सनैलिटी राइट्स का, ठीक है। आजकल लोग करते हैं ना, है ना, यूज कर लेते हैं इनके इमेज, वॉइस को, सिग्नेचर को वगैरह को, है ना। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है जो एक्सप्लिसिट डिफाइन करती है पर्सनैलिटी राइट्स को, ठीक है, जो इसके ऊपर बनी है, ठीक है। एक रोम कन्वेंशन है 1961 में जो प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मेंस राइट, फोनोग्राम प्रोड्यूसर राइट्स को और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर देख लेते हैं हम, जैसे इनेमी प्रॉपर्टीज। आप देखो इनेमी प्रॉपर्टीज जो है ना, न्यूज़ में इसलिए आया कि इनेमी प्रॉपर्टी थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो एंसेस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको सेल के लिए डाल दिया, ठीक है, इनेमी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1968 में जो डिफाइन करता है इनेमी एज अ कंट्री, ठीक है, और इट्स सिटीजन दैट कमिटेड एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो किसने करा है अब तक एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया? तो पाकिस्तान और चाइना कर चुकी है, तो ये एनेमी प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो एनेमी प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू और वाज मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी, ठीक है, या तो वो बिलोंग करता है उस एनिमी एनिमी पर्सन के एनिमी पर्सन के नाम पर, ठीक है, या फिर उसके बिहाफ पर कोई उसको संभाल रहा हो, ठीक है। चलो, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, बस इतना पता होना चाहिए आपको। राइट टू बी फॉरगटन। अब देखो दोस्तों, राइट टू फॉरगटन का मतलब क्या है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी होता है ना, तो ऐसे ही राइट टू बी फॉरगटन है, ठीक है, जो आपको आर्टिकल 21 से मिलेगा, ठीक है, राइट टू लाइफ से, ठीक है। अब एक बात बताऊँ दोस्तों, हमारा जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो 2023 में आया, वो मेंशन ही नहीं करता राइट टू फॉरगटन को। बट जो यूरोप का GDPR है ना, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल, है ना, ये कवर करता है राइट टू फॉरगटन को, ठीक है। ये कहता है कि भैया जितने भी ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, इनके पास हमारा डाटा होता है ना। और इन डाटा का इस्तेमाल करके क्या करता है ये, देखो, जो भी हम सर्च करेंगे ना गूगल पे, उसका एडवर्टीजमेंट हमारे पास आने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये राइट नहीं होना चाहिए, राइट टू इरेजर, ठीक है, ये होना चाहिए ना कि भैया ये जो है ना हमारा पर्सनल डाटा, इसको डिलीट करा जाए, ठीक है। चलो, तो ये इतना बात आपको बस ध्यान रखना है, राइट टू फॉरगॉटन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इनर लाइन परमिट, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इनर लाइन परमिट कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आते हैं, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट क्या है, इट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट अलाउस इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर ए लिमिटेड पीरियड, ठीक है। तो आप जो है ना ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अनुसार, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी भाई इंडियन सिटीजन को, कि आप इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ना लिमिट पीरियड के लिए आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, ILP इज ऑफिशियली यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हम भैया जो ट्राइबल कल्चर्स है ना वो प्रोटेक्टेड रहे इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है। जब हम इनको डिस्टर्ब कर देंगे ना तो ये खिलाफ हो जाएंगे हमारे, ठीक है, मतलब स्टेट के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इनके कल्चर राइट्स जो हैं क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये चेंजेस आ सकते हैं इनके कल्चर राइट्स के अंदर। तो ये चाहते नहीं कि मतलब हमारे कल्चर राइट्स के अंदर कोई इंटरवीन करे। तो हमने ILP का इस्तेमाल करा, ठीक है, कि भैया इनके जो है कल्चर राइट्स ट्राइबल्स के वो प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। चलो, अब ये कौन कौन से स्टेट्स आते हैं अंडर ILP, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। अब कौन कौन से जो एरियाज हैं वो परमिट हैं और रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, ठीक है, ये भी बताना चाहिए। तो अंडर फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 ऑल एरियाज फॉलिंग बिटवीन द इनर लाइन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ स्टेट
हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। जो इंटर लाइन के अंदर आएगा और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है स्टेट की, वो डिक्लेयर हो गया प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है। तो होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, होल ऑफ सिक्किम, ये सब किस में आएंगे? प्रोटेक्टेड एरियाज में आएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना आप। और एक बात और दोस्तों, इसी एक्ट के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज एक्ट के अंदर 1963 के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है इंक्लूड करा गया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को पूरा जो आइसलैंड है ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर आता है, ठीक है। और सिक्किम का पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, सिक्किम का भी कुछ पार्ट आता है, ठीक है। इसी का ध्यान रखना। बस इसके लिए ये ILP के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आप सब कुछ आज भी नहीं रह सकते, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, दोस्तों मैं ना आपको ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो देख लेना। अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है दोस्तों। अभी फिस्कल से आपको समझ में आ रहा होगा, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल। तो फेडरलिज्म आप समझते हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम फिस्कल वर्ड ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम फंडिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप 7th शेड्यूल पढ़ते हो फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर क्या मीन्स, बताओ जल्दी। स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर स्टेट ही कानून बनाएगी, लॉज बनाएगी, ठीक है। और यूनियन लिस्ट, ठीक है, जो जिसके ऊपर यूनियन यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, जो होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और थर्ड होता है हमारा कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करेगी काम, ठीक है। तो 7th शेड्यूल आपको पता है। तो 7th शेड्यूल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन डिलिनेट्स टैक्स बेसिस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, और ये आर्टिकल 246 में है आपके, ठीक है। तो आपको आर्टिकल याद रखना है इसके अंदर, 246, ठीक है। अब फिस्कल फेडरलिज्म समझो। इट इज रेफर्स टू हाउ फेडरल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट शेयर फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन इंडिया फेडरल सिस्टम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है भैया। बात तो रेवेन्यू की हो रही है ना, बात तो फाइनेंस की हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सेंट्रल स्टेट के बीच में है, स्टेट स्टेट के बीच में। तो उसके लिए हमने करा गया है, हमने फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ठीक है, हम फाइनेंस कमीशन बनाते हैं आर्टिकल 270 के अंदर, ऑन रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये आपको पता है, आप पढ़ते भी हो लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको पता होगा कि भाई जीएसटी भी करता है आप तो, ठीक है। तो जीएसटी जो है हमारा इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में आता है, वो आता है आर्टिकल 269 के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर जो जीएसटी है, ये टैक्स रेट कौन डिसाइड करेगा, इन रिकमेंड ये डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आर्टिकल 269 के अंदर आता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। बेसिस ऑफ डिवोल्यूशन, अब देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर। देखो, फिनांस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने नाम को पढ़ाया था, एनसे आया था, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी सेड बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, ठीक है। सेंट्रल स्टेट की बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बिटवीन द स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एलोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। आप इसे रिवाइज करो, ठीक है। तो व्हाट डिवोल्यूशन में बात करेंगे हम, सेंट्रल स्टेट के बात कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया था भैया। प्रेजेंटली स्टैंड्स 41% बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये डिविजन पुल होगा 41% का, किसको, स्टेट का, ठीक है। 41% शेयर किसको मिलना चाहिए, स्टेट को मिलना चाहिए। ये वर्टिकल डिवोल्यूशन है, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो दिखाता हूँ। देखो ये रहा आर्टिकल 280 डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, हेडेड बाय एनके सिंह। 41% शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस, 1% दिया गया न्यूली फॉर्म्ड यूटीज, जेएंडके एंड लद्दाख, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल होता है बिटवीन द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह क्या हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये तो आप पढ़ लेना, ये आया भी है प्रीलिम्स में। अब ग्रांट इन एड की बात करता है, सेंटर प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड टू द स्टेट एज पर आर्टिकल 275, ठीक है। एज पर आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू बोरो मनी आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, बोरोइंग ले सकती है, ठीक है, कंट्री के अंदर भी, कंट्री के बाहर भी, आउटसाइड द कंट्री भी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 293, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया बोरोइंग नहीं कर सकती स्टेट, सेंटर कर सकती है, ठीक है।
और इनका आर्टिकल्स याद रखना, 292 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 293 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एक बात और दोस्तों, इफ अ स्टेट इज इंडेप्टेड टू यूनियन, ठीक है, डिफॉल्ट करता है स्टेट कोई, ठीक है, बोरोइंग में, तो इट मे नॉट रिजोर्ट टू फर्दर बोरोइंग विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो वो फर्दर जो है बोरोइंग नहीं ले सकता जब तक उसको कंसेंट नहीं मिल जाए यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन टू एजुकेट शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अब अभी भी पढ़ाया है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के ऊपर जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है स्टेट रेवेन्यू के, तो टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट में होता है। तो ये अगर आप पढ़ लेना, ठीक है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये पढ़ते हैं। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हम हिंदी में कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा देना, ठीक है। और ये डिमांड कौन कर रहा है, तो इस टाइम बिहार और आंध्र प्रदेश कर रहे हैं। और आपको एक बात और पता होगा भैया, बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट है और आंध्र प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, नीतीश कुमार सीएम है, और आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है। तो ये सारे इन दोनों का कॉalition है किसके साथ, इस टाइम के यूनियन गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेट डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्यों डिमांड कर रहे हैं भाई, किसी को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे देंगे ना, तो उसकी ना फंडिंग बढ़ जाती है, स्टेट की फंडिंग बढ़ जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको ज़्यादा फंड देती है, ठीक है, पैसा ज़्यादा मिलता है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया जाएगा, जो फेस कर रहा है जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। और ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1969 के अंदर, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और ये किसको दिया गया था स्टार्टिंग में, तो ये दिया गया था इन 1969 जम्मू एंड कश्मीर को, असम को और नागालैंड को, ठीक है। लेटर सिक्किम और त्रिपुरा को भी दिया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और किसके रिकमेंडेशन के बेस पे दिया गया, ये तो गडकरी मुखर्जी फॉर्मूला के बेस पे दिया गया। और एक बात और दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ एनी प्रोविजन फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ द एनी स्टेट इन इंडिया एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात नहीं करता, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज मेंशन है, स्पेशल प्रोविजन दे रखा है हमने किस किस को, कुछ एरियाज को, कुछ एरियाज इन मेनी स्टेट्स के अंदर, जो आर्टिकल 371, 370A, 370H और जे में आते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, अगर आप एजुट्रिक्स मेंबर सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल्स बाय आर्टिकल्स याद भी करा चुका हूँ, कौन कौन से एरिया आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सीरीज को ना सही से देखो पूरा, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन SCS सीज टू एग्जिस्ट, एक ध्यान रखना, 14th फाइनेंस कमीशन जब आया ना, उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले चीज को ना डिसोल्व कर दिया, मतलब कहा भैया ये सब खत्म कर दो, ठीक है। तो देयर इज नो SCS हैज बीन ग्रांटेड फॉर एनी स्टेट, ठीक है। तो अब किसी को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाता, ठीक है। बट हाँ, करंट स्पेशल फंडिंग पैटर्न है इन टू नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट्स को ऑन अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर नॉट एज पर देयर SCS, ठीक है। तो अभी भी जो है ना कुछ स्टेट्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, उनको ना सब ग्रुप बना रखा चीफ मिनिस्टर का, तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उनको फंडिंग दी जाती है नॉट एज पर देयर SCS कैटेगरी, ठीक है। ये इसलिए नहीं दी जाती कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए, और नॉन वायबल नेचर होना चाहिए, मतलब इसको स्टेट फाइनेंस इतने नहीं मिल रहे, ठीक है, क्योंकि उनका कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल पैकेजेस के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे हैं फॉर, ये स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, फॉर सपोर्ट प्रोवाइडिंग टू स्टेट्स फॉर फेसिंग जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। तो वही बात है कि भैया मतलब इनको ज़्यादा पैसा चाहिए और डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये पीछे रह गए हैं स्टेट्स, है ना, बस इतना ही पढ़ना है आपको इसके अंदर, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, ये आर्टिकल 282 ये भी पढ़ना है आपको, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट में, ये बात करता है एम्पावर द सेंटर एंड स्टेट्स टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंस, ठीक, बस इतना ध्यान रखो। आर्टिकल 282 में डिस्क्रिशनरी ग्रांट से मतलब सेंटर और स्टेट जो है ग्रांट दे सकते हैं फॉर द एनी पब्लिक पर्पस के लिए, अगर उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में आता है या नहीं आता वो चीज़, ठीक है, नहीं दे सकते, ये डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6th शेड्यूल ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था कि
लद्दाख जो है डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होने का, ठीक है, वो चाहता है कि लद्दाख 6th शेड्यूल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो 6th शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, 6th शेड्यूल है किसके लिए, तो आपको पता होगा ये ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जो है 6th शेड्यूल आता है, ठीक है, 6th शेड्यूल इसके आर्टिकल के अंदर आता है। और ये आर्टिकल जो है ना कहाँ से आया है, तो ये आया है बर्दोलाई कमेटी रिकमेंडेशन से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एम्पावर करता है गवर्नर को टू क्रिएट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स एआरसीज इन 6th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो आपको नाम से पता चलेगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंसिल बना देंगे जो ऑटोनोमस होगी, ठीक है, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई राइट नहीं होगा। ये ऑटोनोमस बहुत सारे जो है फैसले ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, अभी मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। देखो, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, तो 30 मेंबर्स होंगे, 4 नॉमिनेट करेगा इसके अंदर गवर्नर एंड 26 इलेक्टेड होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट देयर आर 10 सच एडीसीज, है ना, इन 4 स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स के अंदर हमारे 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस रीजन काउंसिल कवर्स स्पेसिफिक ट्राइब विद इन विच अ रीजन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको एआरसीज मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एआरसी मिलेंगे, ठीक है। तो एडीसीज और एआरसीज हैव पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज और सोशल कस्टम। तो जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और एआरसीज है, उनके पास पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, मैरिज के ऊपर और सोशल कस्टम्स के ऊपर, ठीक है। और देखो ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दे हैव आल्सो द पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज टैक्सेस, रेगुलेट ट्रेडिंग, कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम मिनरल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उनके पास और पावर आ जाती है कि भैया वो लैंड रेवेन्यू टैक्स ले सकते हैं, ठीक है, इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस को, ठीक है, रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर डिफरेंस भी बताना चाहिए, ठीक है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर डिफरेंस आपको याद रखना है। देखो 5th शेड्यूल बात करता है आपका एरियाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो 5th शेड्यूल के अंदर एरिया जो है कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और 6th शेड्यूल जो है ट्राइबल एरियाज की बात करता है इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, ATMM, ठीक है। तो मैंने देखो याद भी कराया था आपको, मैं दिखाता हूँ आपको ये, देखो ये रहा, देखो 80 mm, ठीक है। तो याद रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय, और एम से दोबारा क्या है, तो नो मनी, मतलब नॉट मणिपुर, मणिपुर नहीं आता, इसलिए मिजोरम आएगा, ठीक है। तो याद भी कराया था मैंने आपको, तो इसके अंदर आएगा भैया मणिपुर नहीं आता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आएगा, मणिपुर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, तो इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है 5th शेड्यूल के अंदर, ये होती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, TSC। और इसके अंदर अभी मैंने पढ़ाया ना आपको ADC और ARC, ठीक है। पावर देखो, TSC बीइंग द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो TSC जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, एज लिमिटेड पावर विच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव। तो इनके पास जो होते हैं TSC के बारे, ये इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है मोस्टली, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करती है, ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाती है। बट ADC और ARC के पास एक्सटेंसिव पावर होती है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर्स भी होती है, ऑल ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और सारे के सारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो है ना लद्दाख 6th शेड्यूल के अंदर आना चाहता है। और एक बात और, पैसा एक्ट जो है ना हमारा 1996 का, ये 5th शेड्यूल एरियाज में इंक्लूड है, एप्लीकेबल है, बट 6th शेड्यूल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये याद भी कराया है, तो ये रहा, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। दोस्तों मैंने ना ये आपको यूनियन एंड स्टेटरी के अंदर पूरा पढ़ाया है, ठीक है। जो भी इसके अंदर बातें दे रखी है ना, मैं अभी आपको 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगा सब कुछ, ठीक है, इससे ज़्यादा रिवाइज करा दूंगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बस देखो, SK धर कमीशन भी और JVP कमेटी और फजल अली कमीशन भी, सब आपको ये आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, तो आर्टिकल 1 to 4 मैंने याद करवाया था आपको NAFA से, ठीक है। तो आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी, 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ ABN, एरिया बाउंड्री एंड नेम्स। और आर्टिकल 4 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द 1st and 4th शेड्यूल व्हेनेवर लॉज आर मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, ठीक है। तो ये आपको मैंने याद कराया था।
आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या? तो आर्टिकल 3 क्या कहता है भैया, आप न्यू स्टेट बना सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, है ना, और यूनाइट कर सकते हो दो स्टेट को। आप किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हो, नेम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 3, ठीक है। अब आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 2 जो है ना, क्रिएट करेगा न्यू स्टेट्स को जो पार्ट नहीं थे इंडिया के, ठीक है, जो इंडिया के पार्ट नहीं थे। बट आर्टिकल 3 जो है ना, ये इंटरनल रीअरेंजमेंट की बात करता है, ठीक है, दैट इज दैट आर पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है उसके अंदर रीअरेंजमेंट करेगा आर्टिकल 3, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अंदर जैसे कि हमने तेलंगाना को बनाया, ठीक है, 2014 के अंदर, ठीक है, तो इसको देखो 2014 के अंदर तेलंगाना क्रिएट हुआ है ना, तो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि 2024 में इसको कितने साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, ठीक है, तेलंगाना को। अब एक बात और, आर्टिकल 2 ये बात करता है एक्सटर्नल रीअरेंजमेंट की। जैसे सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया 1975, ये सिक्किम पार्ट नहीं था, ठीक है, इंडिया का, तो वो हमारा आर्टिकल 2 के अंदर आया था। तो ये दो केसेस आपको याद रखने हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब एक बात और देखो, एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिटिंग स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है एस्टेब्लिशिंग स्टेट विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। ध्यान रखना, एस्टेब्लिश करना और एडमिट करना दोनों में फर्क होता है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था तो पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है, देख लेना वीडियोस को। बाकी मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया जो इसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है, ये रहा, सब कुछ रिवाइज करा दिया। तेलंगाना को 10 साल हो गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी ये कमेटी आपको पढ़ानी है ना, एस के धर, जेबीबी और फजल बीबी, ये भी आपको मैंने याद कराया था। देखो ये रही कमीशंस, ठीक है, तो कमीशंस एंड देयर स्टांस, एस के धर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, है ना, डिड नॉट फेवर इन द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ठीक है। तो एस के धर 1948 में आया था, इन्होंने लैंग्वेज को बताया नहीं भैया, स्टेट जो है, स्टेट का जो डिवीजन है ना, वो लैंग्वेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। एस के धर ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जेवीबी कमेटी आई, ठीक है, इसके अंदर जेवीबी कमेटी के अंदर कौन कौन थे बताओ जल्दी। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सीतारामैया थे, ठीक है। तो उन्होंने भी लैंग्वेज को खारिज कर दिया, लैंग्वेज के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का डिवीजन। फजल अली कमीशन आया, इन्होंने बोला कि यस लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है, ठीक है, कैटेगराइजेशन एक लैंग्वेज हो सकता है कि लैंग्वेज के ऊपर आप एक न्यू स्टेट फॉर्म करो। बट इन्होंने एक बात बोली, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज के ऊपर आप पूरा एक स्टेट बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज़ें याद करा चुका हूँ, ठीक है, और ये सारे कमीशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फजल अली कमीशन के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रिवाइज होगी ना सारी चीज़ें, ठीक है। एक बात और, फजल अली की जो कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 7th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 के अंदर, इसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूनिटीज बनते हैं, ठीक है। चलो, ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी, ठीक है, और जुडिशरी के ऊपर मेरे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर लेक्चर बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर ही आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ और जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो भी कवर करा दूंगा अभी। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, एडीआर, और ये आप लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हो दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनने के चांस हैं, ठीक है, तो इसको सही से कवर करेंगे। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल, ठीक है। अब ये डेवलप किया गया है कोलेबरेटली बाय नालसा एंड मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी एमसीपीसी के द्वारा, ठीक है। अब एमसीपीसी क्या है, तो एमसीपीसी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 2005। अभी किसने करा था, टू ओवरसी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन इन कंट्री, ठीक है। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मीडिएशन का, ठीक है, जो मीडिएटर बनते हैं ना बीच में, और कंसिलिएशन इन कंट्री, ठीक है। अभी मीडिएशन ही समझाऊंगा मैं, और कंसिलिएशन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन मीडिएशन टू लीगल प्रोफेशनल, ठीक है। तो ट्रेनिंग देता है, ठीक है, इन मीडिएशन के अंदर कि भाई मीडिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, लीगल प्रोफेशनल को अक्रॉस द कंट्री, एंड प्रमोट्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और जिससे ये प्रमोट होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अभी एडीआर क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अल्टरनेटिव हो, ठीक है। तो एडीआर इज अ प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स आर एड्रेस एंड सेटल आउटसाइड द कोर्ट रूम, मतलब आप कोर्ट में मत जाओ, ठीक है, सिविल कोर्ट वगैरह है ना, इन सब में मत जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, और कोर्ट के बाहर ही अपना मैटर को सोल्व कर लो, ठीक है। तो इट ऑफर्स
टू रिजॉल्व ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। ऑल टाइप ऑफ मैटर किसके अंदर? सिविल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। एंड यूजेस न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी को यूज करेगा ये, ठीक है, इसको हम मीडिएटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरिया जान लो। ठीक है, तो ये आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है मीडिएशन, एक होता है कंसिलिएशन, एक होता है नेगोशिएशन और एक होता है कोलैबोरेटिव लॉ। ठीक है, देखो नेगोशिएशन से समझ में आ रहा होगा, नेगोशिएट करना बिटवीन द पार्टीज, है ना। अब कंसिलिएशन का मतलब क्या है? एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा जो कम्युनिकेट करेगा विद पार्टीज और एक्सचेंज करेगा इन्फॉर्मेशन को और सेटलमेंट एंड ओपिनियंस को। ठीक है, मीडिएशन का मतलब क्या है? अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, मीडिएशन करा देना बीच में, कभी भी करा देना, फ्लेक्सिबल है, कभी भी कर सकता है। ठीक है, दोनों पार्टी राजी हो जाना चाहिए, बस मीडिएशन हो जाएगा। आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होगा। आर्बिट्रेटर मतलब इसकी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, रेंडर्स अ डिसीजन कॉल्ड एन अवॉर्ड आफ्टर देयर हैज बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो एक आर्बिट्रेटर होगा यहाँ पर, ठीक है, जो फैसला सुनेगा और मतलब वो अवार्ड भी दे सकता है आफ्टर, वो जब वो एविडेंस वगैरह देख लेगा तो। ठीक है, तो ये होता है आर्बिट्रेशन। अब देखो इसके अंदर मतलब क्लेम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट किया है ना, बस इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आया था हमारा 1986 में एज पर द यूनिसैटरल पोर्टल लॉ। ठीक है, जो ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन को देखता है इन कमर्शियल डिस्प्यूट्स के अंदर। ठीक है, अब ये अमेंड हुआ है कितनी बार? 2015 के अंदर, 2019 के अंदर, 2020 और 2021 के अंदर। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट आया है हमारा 2021 में, जो अलाउ करता है अनकंडीशनल स्टे ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवॉर्ड्स। ठीक है, अवॉर्ड्स, तो अनकंडीशनल स्टे करता है एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? देखो न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है हमारा, 2019 में बना था ये, और ये फैसिलिटेट करता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को। ठीक है, बस एक तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो ग्लोबली क्या है हमारे पास, तो ग्लोबल भी हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो स्टेब्लिश हुआ था 1923 में। ठीक है, बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। और एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो स्टेब्लिश हुआ था कन्वेंशन फॉर द पैसिव सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और ये हुआ था 1899 में, ठीक है, 1899 में, और हैग में हुआ था ये, और इंडिया इसका पार्टी है। ठीक है, इंडिया से पार्टी मेंबर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इस वाले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। चलो, तो इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब सब कुछ आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो हाईलाइट किया हुआ चीज़ें है ना, इसको तो आप भी हाईलाइट करके रखना और से याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो मीडिएशन एक्ट पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मीडिएशन मीडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, मीडिएटरी, ठीक है, ये रहा मीडिएशन, मीडिएशन पढ़ रहे थे ना हम बहुत ज़्यादा। तो मीडिएशन एक्ट आया है 2023 में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड assent to the assent to pass mediation act 2023 seeking to promote mediation as a preferred mode of ADR in India। ठीक है, तो ये था ना, एक बिचौलिया होता है बीच में जो बात करता है दोनों के पार्टी के बीच में और मीडिएशन कराता है। तो मीडिएशन एक्ट 2023 को ना, 2023 डिफाइन करता है मीडिएशन को, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, जो मीडिएशन एक्ट 2023 है ना, डिफाइन करता है मीडिएशन को, और आप समझोगे कि नहीं डिफाइन नहीं करता होगा, नहीं डिफाइन करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन, इस सारे टाइप को मीडिएशन को डिफाइन करता है। पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट, ठीक है, विद असिस्टेंस टू थर्ड पर्सन रेफर्ड एज अ मीडिएटर। ठीक है, अब देखो एक पार्टी है बी, दूसरी पार्टी है एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी चीज़ को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। अब एक थर्ड पार्टी होगा सी, जो एज अ मीडिएटर होगा, जो इसकी भी सुनेगा, इसकी भी सुनेगा, दोनों की सुनेगा और बात करेगा बीच की। ठीक है भैया, इस बात पे आ जाओ। ठीक है, मीडिएशन कर लो, क्या फ़ायदा, कोर्ट में जाओगे, आपका भी खर्चा होगा, आपका भी खर्चा होगा। ठीक है, टाइम बर्बाद, आपका भी, इनका भी टाइम बर्बाद। ठीक है, बीच की बात कर लो। ठीक है, दोनों के पास कुछ ना कुछ एविडेंस है। ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा नहीं है कोर्ट में जाने का, फालतू में समय बर्बाद होगा आपका। ठीक है, आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, मतलब आपका जो लॉस होगा बिजनेस का। इससे बढ़िया मीड की बात करो ना, पर मैं हूँ ना मीडिएटर, मैं करा दूंगा बीच की बात। ठीक है, बीच की बात करा दूंगा, तो आप दोनों का काम एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर का काम ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझा करो, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे डिस्प्यूट्स हैं जो मीडिएशन के अंदर नहीं आते, जो इसमें मीडिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटेड टू क्लेम्स अगेंस्ट द माइनर्स, ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलो, अब टाइमलाइन क्या दिया गया है? ठीक है, टाइमलाइन क्या होना चाहिए कनेक्टिंग मीडिएशन?
इट मस्ट बी कंप्लीट विद इन द 120 डेज, और ये एक्सटेंड हो सकता है अनदर 60 डेज के लिए विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई बनाया गया है, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा मीडिएशन के अंदर। ठीक है, और एक वन पार्ट टाइम मेंबर होगा इसके अंदर। ठीक है, जो लॉ सेक्रेटरी भी हो सकता है और एक एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हो सकता है, जो और 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे इसके अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी एनफोर्सिबिलिटी के बारे में जान लो कि इसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दी मीडिएशन विल बी बाइंडिंग, वाओ, बाइंडिंग होगा एंड एनफोर्सेबल होगा इन द सेम मैनर एज द कोर्ट जजमेंट, जैसे कोर्ट के अंदर जजमेंट होती है ना, तो इनकी भी जो मीडिएशन होगा इसके बीच में, तो ये भी बाइंडिंग होगा, और जैसे जो कोर्ट के अंदर जजमेंट होता है वैसे ही होगा। व्हाट इट कैन बी चैलेंज, अच्छा व्हाट इट चैलेंज हो सकता है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज, लेकिन 90 डेज के अंदर ही जाना पड़ेगा आपको चैलेंज करने के लिए, आफ्टर 90 डेज चैलेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। मीडिएटेड सेटलमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, करप्शन, impersonation, disputes not for mediation, for mediation only। देखो अब ये चैलेंज है ना कब होगा, या तो एक पार्टी मेंबर के साथ फ्रॉड हुआ हो, करप्शन हुआ हो उसके अंदर मीडिएशन में। ठीक है, ये तो डिस्प्यूट आया होगा ऐसा जो मीडिएशन के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे इन केसेस के अंदर वो है चैलेंज कर सकता है कोर्ट के अंदर जाके। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जाके। अब देखो एमसीआई कंडक्टिंग मीडिएशन किसके अथॉरिटी के अंदर था, तो एमसीआई कैन बी डन बाय अथॉरिटी कौन अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो अभी मैंने बताया था ना ये रहा नालसा। ठीक है, लीगल सर्विस एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये मेडिसिन जो है सर्विस प्रोवाइडर बनता है। ठीक है, चलो ये क्या है, तो ये एडीआर से, ठीक है, क्या है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। ठीक है, मेडिसिन एक्ट वगैरह, और ये आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं लोक अदालत। ठीक है, आप ये भी लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, चलो तो लोक अदालत के बारे में जान लो, तो नाम से भी चल रहा होगा पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोक अदालत, लोगों की अदालत। तो ये वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, एडीआर की तरह ही है ये भी। तो एस्टेब्लिशमेंट कैसा हुआ इसका, तो इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर। और 2002 के अंदर ना इसके अंदर अमेंडमेंट आया गया और परमानेंट लोक अदालत बनाए गए और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दैट मीन्स कि बाउंड नहीं होगा बाय द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, सीपीसी के अंदर ये बाउंड नहीं होगा क्योंकि नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और भारतीय साख के अधिनियम नियम 2023 के अंदर। ठीक है, और ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे। ठीक है, इट हैज सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट, जैसे जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, इन लोक अदालत के पास भी सेम पावर होगी अंडर सीपीसी 1908 के अंदर। ठीक है, एक बात और ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो, डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज द फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से केसेस जो हैं लोक अदालत ले सकता है, रेफर कर सकता है, तो एनी केस पेंडिंग बिफोर द एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई पेंडिंग केस है तो वह लोक अदालत में जा सकता है, यस जा सकता है। एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कोर्ट में अभी तक नहीं गया बट कोर्ट में जाना वाला है, जा सकता है, ऐसे केस जा सकते हैं, लोक अदालत सुन सकता है इन केसेस। नेचर ऑफ केसेस अंडरटेकन, कैसे केसेस आएंगे, ठीक है, नेचर क्या होगा केसेस का, तो मैट्रिनोमियल डिस्प्यूट होना चाहिए, शादी के बाद जो मैट्रिनोमियल डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, लैंड एक्विजिशन, इन सब के ऊपर आप लोक अदालत जा सकते हो। जब फर्स्ट लोक अदालत कब हुई इंडिया के अंदर, मतलब कब गठित हुई, तो 1982 के अंदर हुई थी, जूनागढ़ गुजरात के अंदर। ठीक है, चलो अब फ्री लीगल एड पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रीलिम्स में आपके आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, फ्री लीगल एड के ऊपर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शन फॉर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज को टू एंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर द प्रिजन इनमेट्स। ठीक है, जो जेल में है, ठीक है, जेल में बंदे हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये सब डायरेक्शन दिया है एलएसए को। ठीक है, तो एलएसए का काम होता है ये लीगल सर्विस एड प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना इंडिया के अंदर। ठीक है, तो फ्री लीगल एड का मतलब है क्या, तो आप फ्री लीगल सर्विस देते हो टू इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन
और एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे लीगल रिप्रेजेंटेशन को, वकील अपना हायर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ऐसे जनों को आप फ्री लीगल एड देते हो, सरकारी वकील पकड़ा देते हो, ठीक है। लीगल एड कैन बी इंक्लूड लीगल एडवाइस, ठीक है, तो लीगल एडवाइस भी लीगल एड के अंदर आएगी। रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशन, नेगोशिएशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये सब चीजें लीगल एड में आएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है फ्री लीगल एड का? तो आर्टिकल 21 कहता है भैया राइट टू लाइफ है सबके पास, तो फ्री लीगल एड भी होना चाहिए, ठीक है। जीने का अधिकार है तो उसको रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए, ठीक है। और हमारा डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39A, ये भैया ये याद रखना, आर्टिकल 39A, ठीक है, डीपीएसपी के अंदर जो बोलता है एंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। तो पैसा नहीं है उनके पास और अदर डिसेबिलिटी है, इसके आधार पे उनको ऐसा नहीं है कि उनके साथ इनजस्टिस हो जाए। तो ये चीज ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, ठीक है। स्टेचुटरी प्रोविजन डाल रखे हैं फॉर लीगल एड के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो आता है हमारा फोर्स में आता है 1995 में, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एलएसए को, लीगल सर्विस अथॉरिटी को, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेटिव लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसके ऊपर ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, उसे एक बार ना आप क्वेश्चन को मतलब क्या करना, सोल्व करना, ठीक है, ये चीज समझ में आएगी आपको ज्यादा। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वर अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बने, ठीक है। नेशनल के लिए बने नालसा, स्टेट के लिए बना सालसा, और डिस्ट्रिक्ट के लिए बना डालसा, ठीक है। बस ऐसे करके याद रखा करो। सेक्शन 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये प्रोवाइड करता है लीगल एड टू अक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट एक्सपेंस एंड द सर्टेन केसेस व्हिच आर अक्यूज्ड इलेक्शन मींस फॉर लीगल लीगल एंगेजमेंट, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लीगल एड को एट द स्टेट एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स हैं जो फ्री लीगल एड को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, होलिस्टिक सॉल्यूशन देती हैं। वो है दिशा स्कीम, टेलीलो, न्याय मित्र प्रोग्राम और लोक अदालत, ठीक है। और नालसा के बारे में जान लो, ठीक है, अथॉरिटी है जो मतलब स्टेचुटरी बॉडी, इसको ये स्टेचुटरी बॉडी है, दैट मीन्स जिसके नाम के आगे लग गया ना अथॉरिटी, दैट मीन्स वो स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट अंडर हुई है एलएसए एक्ट 1987 के अंदर टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेटिव लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। चलो ये तो नालसा के बारे में आप पढ़ते ही हो यूपीएस के उसके अंदर लक्ष्मीकांत के ऊपर, लक्ष्मीकांत में भी, ठीक है। तो नालसा का काम क्या है, फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को, फ्रेम इफेक्टिव स्कीम फॉर सालसा, ठीक है। तो नालसा का काम है भैया नेशनल लेवल पे है, तो स्टेट के अंदर सालसा सालसा करे, सही से इंप्लीमेंट करे लीगल सर्विसेज को, प्रोग्राम्स को थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल एड प्रोग्राम्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत फॉर द एमिकल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये काम भी किसका है, नालसा का काम है कि भैया वो लोक अदालत बनाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, कंट्री के अंदर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है फॉर फ्री लीगल एड, ठीक है, ये भी बताना चाहिए किस किसको मिलेगा, वुमेन्स को, चिल्ड्रन को मिल सकता है फ्री लीगल एड, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को मिल सकता है, मेंटली इल को मिल सकता है, डिसेबल पर्सन को मिल सकता है, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो आर्टिकल 23 के अंदर आता है हमारे, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स को मिल सकता है, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर को मिल सकता है, जो वायलेंस वगैरह फ्लड वगैरह इन सब में मतलब विक्टिम रहे हैं, पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम, है ना, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो रहे हैं, ठीक है, मेंटली डिसेबल्ड बंदे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फ्री लीगल एड मिलेगा। अब इकोनॉमिकली देख लो, इकोनॉमिक्स में तो देखो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जिनकी इनकम 5 लाख से कम है ना उसको भी फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में नहीं है। और एनुअल इनकम लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट, ये ध्यान रखना भैया। अगर बात करें हाई कोर्ट के लिए तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट डिसाइड करे, ठीक है, एनुअल इनकम होनी चाहिए, उससे कम में आपको फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। अब ट्राइब्यूनल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, देखो ट्राइब्यूनल के बारे में ना आप लक्ष्मीकांत की बुक में ही पढ़ते हो, ठीक है, तो स्टेटिक का रिवीजन आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में ये बताना चाहिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। उनका काम क्या होगा, मतलब रिड्यूस कर देना केस लोड ऑफ द जुडिशरी को, ये काम होगा, ठीक है। और एक्सपर्टाइज देना, ठीक है, इन जैसे कि कोई टेक्निकल मैटर है तो उसके अंदर एक्सपर्टीज हो, ठीक है, जो रिजोल्व कर सके इश्यूज को एक सके सही से। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है, देखो आर्टिकल 323 ए लाया गया, आर्टिकल 330 बी लाया गया, और जो ये है ना ये कैट वाला, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये एस्टेब्लिश हुआ अंडर आर्टिकल 323 ए के अंदर, ठीक है।
ये बताना चाहिए। केट का जुडिक्शन क्या है? तो एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। देखो ये चीज है, विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विस पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। यहाँ पर यूनियन आ गया, एंड अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन के अंदर हम जो भी डिस्प्यूट आते हैं ना किसी पर्सन के कंडीशन ऑफ सर्विस के ऊपर, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस के अंदर फंड हो रहे हैं, तो वो केट देखता है। ठीक है, केट के अंदर बैठे जाता है केस वो। ठीक है, ये होता है केट का काम। अब 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है ना अंडर आर्टिकल 330 बी के अंदर, ठीक है, कि इनके ऊपर जो है स्टेट जो है ट्राइब्यूनल बना सकती है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, वो एम्पावर्ड है टू क्रिएट ट्राइब्यूनल्स ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर अंडर द परव्यू एज स्पेड बाय द 7th शेड्यूल। तो जो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है सब्जेक्ट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है स्टेट लिस्ट पे, उसके ऊपर वो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 323 बी। ठीक है, 323 बी। ठीक है, अब जुरिडिक्शन क्या होता है इनका? तो ईच ट्राइब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुरिडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड केसेस। ठीक है, चलो ये काम होता है। चलो, सम ट्राइब्यूनल्स हैव एपेलेट जुरिडिक्शन। एपेलेट मतलब दैट मीन्स जो डिसीजन लिए गए हैं लोअर कोर्ट द्वारा, लोअर अथॉरिटीज द्वारा, ठीक है, लोअर गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, तो उसके अंदर आप ट्राइब्यूनल के अंदर जा सकते हो। ठीक है, एपेलेट जुरिडिक्शन भी होता है। ठीक है, सब ट्राइब्यूनल्स के अंदर। अच्छा, अपील्स कर सकते हैं आप? यस यस यस, कर सकते हैं आप। अगर ट्राइब्यूनल्स में अगर आपके पास वर्डिक्ट जो आया उससे आप खुश नहीं हैं, तो आप यूजुअली आप कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, अपील कर सकते हैं। सम लॉज स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और कुछ लॉज में ये स्पेसिफाई करा गया कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंसेस बिटवीन द ट्राइब्यूनल्स एंड द कोर्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के बारे में डिफरेंसेशन। तो कोर्ट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है ओनली। ठीक है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है। हमने आर्टिकल एड करा 330 ए 330 बी, उसके अंदर हमारा ट्राइब्यूनल क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये आया हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें हमने 330 ए बनाया है। ठीक है, एडमिशन ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड स्टेट लेवल के हमने बनाया 330 बी। ठीक है, अदर्स मैटर्स लाइक टैक्सेशन लैंड रिफॉर्म के लिए। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन आया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आया, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब अब क्या पता होना चाहिए इसके अंदर? देखो, प्रोसीजरल कंप्लायंस, ठीक है, तो ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, पावर क्या है? लिमिटेड टू लॉज अंडर विच दे आर सेट। ठीक है, तो लॉज के अंडर में आता है ये। ठीक है, लिमिटेड है पावर। और जो कोर्ट्स होते हैं, पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। ठीक है, तो वो सब लॉज के ऊपर जितने भी इनेक्टेड लॉज हैं उन सब पर डिसीजन दे सकते हैं कोर्ट्स। और ट्राइब्यूनल्स लिमिटेड होता है इनकी पावर। ठीक है, तो इतना आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। अब देखो, बेल के ऊपर न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, इवन इन द स्पेशल स्टेट्यूट्स यूएपी 1967। तो यूएपी में आपको पता है ना कि मतलब बेल नहीं मिलती है, मतलब बंदा जल्दी से बेल नहीं मिलती यूएपी में। तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल इज द रूल, बेल तो रूल है, और जेल इज एक्सेप्शन। जेल तो सबको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेल मिल जाना चाहिए, बेल राइट होना चाहिए पर्सन का। ठीक है, चलो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है? कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग बेल इन डिजर्विंग केसेस इज वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ के खिलाफ है ये। ठीक है, अगर आप बेल को डिनाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया, ठीक है, कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, अभी वो एक्यूज है, और एक्यूज के विभाग पे आपने उसको अंडर ट्रायल में जेल में डाल रखा है। जैसे बिहार का एक केस था, आपको याद होगा, जहाँ से पीआईएल हमारा ट्राई हुआ था। ठीक है, आप पढ़ा करो, मतलब फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ा करो सही से, है ना। फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बहुत कुछ पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ा रखा है इसके अंदर आपको सब कुछ। तो लीगल प्रोविजन क्या है फॉर द बेल? ठीक है, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पर आपको बेल मिल जाती है, तो उन ऑफेंस के अंदर सेक्शन 479 भारतीय नागरिक संहिता बीएनएसएस के अंदर जो है इसके अंदर दे रखा है कि आपको बेल मिल जाएगी अगर बेलेबल ऑफेंस कराए हो आपने कोई। ठीक है, आपने मतलब जिसने कराया है। अच्छा, मैक्सिमम पीरियड क्या है? ठीक है, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक है, जिसमें अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो 1/2 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। मतलब जो केस उस पर चल रहा है, ठीक है, अगर वो 1/2 उसका अंडर ट्रायल के अंदर इम्प्रिजन हो जाता है, तो उसको भैया बेल मिल जाना चाहिए। ठीक है, अपना भी मिल जाना चाहिए। इवन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ये भी बोला है कि जो पॉक्सो एक्ट है ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा ये पॉक्सो एक्ट के बारे में, इसके अंदर भी ना बेल के सडन प्रोविजन होंगे इसके अंदर भी। ठीक है, और ये पॉक्सो एक्ट अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है,
तो फॉर्म्स ऑफ बेल क्या है, ठीक है, तो रेगुलर बेल है, पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड तो उसको कस्टडी के अंदर आप बेल लेना चाहे तो बाई कोर्ट मिल सकता है। एंटिसिपेटरी बेल है, मतलब अरेस्ट हुआ नहीं है अभी, तो बिफोर अरेस्ट उसको बेल मिल जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। इंटरिम बेल क्या है, टेम्परेरी बेल मिलेगा, ठीक है, बिफोर द हेयरिंग और ये सब। और डिफॉल्ट बेल क्या है कि ग्रांटेड व्हेन पुलिस फेल टू फाइल अ चार्जशीट, तो ये डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको, मतलब पुलिस जो है चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई और आपको बेल मिल जाएगा, अगर नहीं कर पा रही है तो, ठीक है। चलो आपको मतलब जो जिसने भी क्राइम करा होगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है ई प्रिजन सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है। एक ई प्रिजन सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटेट करता है स्टेट अथॉरिटी को टू एक्सेस डाटा ऑफ इनमेट्स इन एफिशिएंट मैनर्स। तो स्टेट अथॉरिटीज के पास डाटा आता है ना, प्रिजन के बारे में, तो ई प्रिजन सॉफ्टवेयर एक, ठीक है, चलो ये पता होना चाहिए आपको। अब एक बात और, हाँ, ये एट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब देखो, ये एट्रोसिटी एक्ट बना ना, मैं आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ा चुका हूँ, और नहीं पढ़ाना पाया पढ़ लो, लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, ठीक है। अब इसके बारे में समझा देता हूँ कहानी में। देखो, ये जो है ना एक्ट, इसके अंदर SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट, इसके अंदर बेल ना बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर किसी ने इसमें क्राइम व्राइम गया है तो नहीं मिलती मतलब जल्दी से बेल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी ना कुछ बेल के प्रोविजंस हैंगे, ठीक है, कैसे, टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC/ST, ये होता है एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, ये जो आप फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ते हो। तो इसके अंदर ना कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इस एक्ट के, जैसे एक्यूज मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द SC/ST, ठीक है। तो जो एक्यूज है ना, जो इसके अंदर एक्यूज है इस एक्ट के अंदर, उसको ना वो SC/ST का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्राइम कर रहा है वो SC/ST अगेंस्ट कर रहा है ना, अगेंस्ट में कर रहा है ना, तभी तो ये वायलेशन हुआ इस एक्ट का, ठीक है। तो ऑफेंसेस कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, तो जैसे कि SC/ST है, उससे आप मैनुअल स्कैनिंग करवा रहे हो उनसे, आप SC/ST वुमेन्स को ना, उनको आप क्या बना रहे हो, देवदासी बना रहे हो, तो ये सारे के सारे जो हैं एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ग्राम न्यायालय से पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी लक्ष्मीकांत के अंदर आपका है टॉपिक, ठीक है, ग्राम न्यायालय। और ये स्टेटिक का टॉपिक है आपका, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राम न्यायालय जो है ना, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से स्टेब्लिश हुए हैं, और ग्राम न्यायालय नाम से पता चल रहा है मतलब गाँव के अंदर न्यायालय बनना, ठीक है, मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना गाँव के अंदर ही, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है, पर्पस क्या है इसका, एंश्योर अपॉर्चुनिटीज टू सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये भी कहने का मतलब क्या है, मतलब उनको फेयर जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, अगर वो इवन एक सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है फिर भी उनको जस्टिस तो मिलना चाहिए, आर्टिकल 21 है, ठीक है, राइट टू लाइफ। अच्छा, ये ग्राम न्यायालय जो है ना, स्टेचुटरी बैकिंग इनको, ठीक है, इसका ध्यान रखना, अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। अच्छा, ये एक्ट ना इन स्टेट्स के अंदर नहीं लागू होता, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ट्राइबल एरिया स्पेसिफाइड इन दी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ट्राइबल एरियाज के अंदर ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक बात और, स्टेटस क्या है, ठीक है, इसका, ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसका ध्यान रखना। ग्राम न्यायालय जो होंगे वो माना जाएगा कि भैया वो कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, ठीक है, वही फर्स्ट क्लास का, ठीक है, फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इसके अंदर बैठते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यायाधिकारी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यायाधिकारी जो अपॉइंट होगा ना, वो होगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको ध्यान रखना है, ये भी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, जुडिक्शन क्या है, तो सेल भी है मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट है मतलब मोबाइल का कहता है जेब में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं ना, हाँ वैसे ही। वो सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन, भाई सिविल केसेस भी देखता है ये ग्राम न्यायालय, और क्रिमिनल भी देखता है, ठीक है। सेटल एज पेड डिस्प्यूट एट द विलेज लेवल, जो विलेज लेवल पर डिस्प्यूट होते हैं वैसे वाले, ठीक है। डिस्प्यूट प्रोसेस क्या है, द डिस्प्यूट आर टू बी सेटल विद द हेल्प ऑफ द कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। कंसिलिएशन करा देगा, अभी कंसिलिएशन के बारे में बढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कंसिलिएशन करा देगा बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजोल्व करा देगा। जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पे बेस्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई बाउंड नहीं होंगे रूल्स ऑफ एविडेंस के ऊपर, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करी गई है, ठीक है। ये बातें रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर है ये भी, ठीक है।
अब अपील क्या लाई हो सकती है इनके अगेंस्ट, इनके जो सेशन है इनके अगेंस्ट अपील लाई हो सकती है, यस हो सकती है। अपील इन द क्रिमिनल केसेस लाइड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, आपको पता है ना, अगर क्रिमिनल केसेस होता है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेशन बनते हैं कोर्ट के, ठीक है, तो इसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जाएगा, और सिविल केसेस के अंदर जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है, और ये डिस्पोज होना चाहिए विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन अपील, ठीक है। चलो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ते हैं, ये मैं आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ा है तो आपने ये, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, डिफाइन किया गया अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर, दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू पनिश द कंटेम्प्ट, ठीक है। तो 129 से सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा, 215 से मिलेगा हाई कोर्ट को, ठीक है, कि वो पनिश कर दे अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, विलफुली मतलब आपने जानबूझ के जो है जजमेंट का डिसोबीडियंस क्या है वो आ गया सिविल सिविल कंटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। कैसा जजमेंट, डिक्री डिक्रिएशन डायरेक्शन ऑर्डर ये सब चीज़ आपने नहीं माना कोर्ट का, ठीक है, विलफुली ब्रीच किया आपने, ठीक है, तो ये सिविल कंटेम्प्ट में आएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आएगा, आपने पब्लिकेशन कर दिया एनी मैटर विच, ठीक है, आपने कोई मैटर था जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको पब्लिकेट कर दिया, पब्लिकेशन करा, लेकिन कैसे पब्लिकेशन करा, स्कैंडलाइज करा और लोअर कर दिया अथॉरिटी को और एनी कोर्ट को, है ना। आप बोल रहे हो भैया कोर्ट ने गलत करा, है ना, बिना बिना किसी प्रूफ के, है ना, बिना डाटा के आपने बोल दिया कि भैया कोर्ट ने स्कैंडलाइज करा है, उसकी अथॉरिटी को आपने कम कर दिया, ठीक है, कि कोर्ट भैया इनके अंडर में काम करते हैं, कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, आपने ऐसे ही बोल दिया, है ना, प्रीजुड्यूस कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग को, इंटरफेयर कर दिया विद ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, ठीक है, आपने इंटरफेयर करा है, ऑब्स्ट्रक्ट करा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, इंटरफेयर कर दिया मतलब उनके मामलों में, है ना, बाय द पब्लिकेशन, तो ये सब क्या आएंगे, क्रिमिनल कंटेंट के अंदर आएंगे, ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मर्सी पिटीशन जो आपको आर्टिकल 72 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, ये मैं आपको प्रेजेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। और मर्सी पिटीशन क्या होता है दोस्तों, देखो अभी जो है ना प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया मर्सी पिटीशन को, लश्कर तैयबा टेररिस्ट को, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस दी गई है क्योंकि इसने दिसंबर 2000 में रेड फोर्ट पर अटैक किया था, ठीक है। तो मर्सी पिटीशन करते हैं लोग कि भैया हमारी जो डेथ सेंटेंस है ना माफ कर दो, ठीक है, एक डेथ सेंटेंस को कर दो इम्प्रिजन में, ठीक है, मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास आती है। तो आर्टिकल 72 के अंदर पावर है प्रेसिडेंट के पास, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो दिखाता भी हूँ आपको, पार्टनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड पीसी ट्रिपल आर, और ये मैंने आपको याद कराया था ऐसे करके, ठीक है, तो याद कर लेना ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिव पिटिशन। अब ये क्रिएटिव पिटिशन क्या होता है, तो क्रिएटिव पिटिशन होता है जैसे कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ठीक है, अब जजमेंट के खिलाफ आप क्रिएटिव पिटिशन डालते हो कि तो भैया इस जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, इस जजमेंट में कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल जस्टिस का, है ना, जज फेल्ड हो गया टू डिस्क्लोज हिज कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ बायस्ड एंड जजमेंट एडवर्सली अफेक्ट द पिटिशनर, ठीक है, बायसनेस हुई है कुछ, तो आपने क्रिएटिव पिटिशन डाल सकते हो इन मामलों के अंदर। तो आर्टिकल 142 के अंदर पावर दिया गया है कोर्ट को, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट को टू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, क्रिएटिव क्रिएटिव पावर ऑफ द कोर्ट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 142, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भाई कंप्लीट जस्टिस देना, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, देना उसको। तो ये देखो आर्टिकल 142 पे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया था आर्टिकल 142 है क्या, और फिर आपको 4 से 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है। तो ये रूपा अशोका खुर्रा केस में ये बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलो बस आपको इतना पता होना चाहिए। और एक बात हो दोस्तों, देखो ये ना ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैं आपको प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये बताया कि भैया पार्डनिंग पावर कैसे कैसे देंगे, ये सारा प्रोसेस समझाया है, ठीक है, ये सब चीज़ें समझाई है। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं फॉर द हैंडलिंग ऑफ द रेप केसेस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है। और एक बात और, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ना इसकी फंडिंग जो करी जा रही है सेंटर बीएस एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड, ठीक है, तो निर्भया केस हुआ था ना 2012 में, तो उससे जो फंड आया था उससे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट चला रहे हैं,
और सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम है, ठीक है, जो 2019 में लॉन्च हुए थे, वो 2026 तक चलेंगी ये। और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर रही है। और इस टाइम में 410 एक्सक्लूसिव पॉक्सो या ई कोर्ट्स हैं जो फंक्शनल है कंट्री के अंदर, ठीक है। चलो, जीरो एफआईआर क्या होता है? देखो, जीरो एफआईआर होता है, दैट मीन्स कि एफआईआर होती है एक तो, वही हो गया जीरो एफआईआर, मतलब एफआईआर से पहले एफआईआर हो गई, ठीक है। दैट मीन्स कि जीरो एफआईआर में आप जैसे कि आप यहाँ के हो, आप दिल्ली के हो, ठीक है, और आपको ना हरियाणा के अंदर एफआईआर, हरियाणा का कोई व्यक्ति है और उसने हरियाणा में कोई ऑफेंस किया है, लेकिन आपने एफआईआर जो है ना दिल्ली में कर दी, इसकी जीरो एफआईआर डाल दी, ठीक है। तो ये जीरो एफआईआर जाएगी हरियाणा पुलिस के पास, फिर हरियाणा पुलिस एक नया एफआईआर लॉन्च करेगी, ठीक है, लॉन्च मतलब क्रिएट करेगी उसके खिलाफ, अगर वो सही कुछ पाया गया तो, ठीक है। तो इट रेफर्स टू एफआईआर दैट इज रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। Once registered, it transferred to the appropriate police station for the investigation. No regular FIR is provided initially. Relevant police station register a new FIR for the investigation. अभी मैंने आपको ये बात समझाइए। The provision of zero FIR under section 531 clause 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर ये हैगा, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे आया? तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीरो एफआईआर वगैरह आया है आफ्टर निर्भया केस, ठीक है। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना आप डीपीएस पर चैप्टर पढ़ते हो लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आप ये पढ़ते हो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी में ना हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसी हार्मोनियस बैलेंस की बात करी गई है। तो वो वही चीज़ है जो हार्मोनियस, मतलब दोनों के बीच में, दोनों जो लॉज हैं एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट ना बने, ठीक है। इट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? इट मीन्स केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू लॉज, their interpretation should be in the way in which spirit and essence of the both laws are maintained. दोनों का जो स्पिरिट है लॉज का वो मेंटेन रहना चाहिए। और इसकी जो ओरिजिन है ना वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ड्राइव हुई है और जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये हार्मोनियस क्रिश्चियन, बस इससे ज़्यादा नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ कवरेज, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या बताना चाहिए? देखो दोस्तों, देखो आपको ना ये डॉक्ट्रिन के बारे में बताना चाहिए बस, और इस केस के बारे में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें बात की गई है कि एमआरई स्टेम्स फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एमआरई स्टेम्स का मतलब क्या है यहाँ पर? मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ठीक है। ये कहाँ से लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा समझाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो ये लीगल डॉक्ट्रिन है अंडर ब्रिटिश कॉमन लॉ, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। और ये जो है ना प्लेस कर दिया अ मैरिड वुमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। मतलब कोई वुमेन है जिसकी शादी हो गई, ठीक है, एक मैन से ही होगी, ठीक है। तो उसकी शादी होने के बाद ना वुमेन ना एज अ प्रॉपर्टी मानी जाएगी उसके हस्बैंड की, ठीक है, एज सिंगल एंटिटी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, अब आगे देखो, इट सस्पेंड द वेरी बिंग लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ वुमन आफ्टर मैरिज, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, मतलब उसके प्रोटेक्शन में आ जाएगा, हस्बैंड के प्रोटेक्शन में वुमन, ठीक है। चलो, तो इसलिए बोला है इसमें कवर, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी, कवर वाली, ठीक है, जो अंडर द कवर ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक बात और, इन थ्योरी इट सिक्स टू पास हर प्रॉपर्टी टू द हस्बैंड। इन थ्योरी में बात करी गई है, मतलब इस थ्योरी के अंदर कि जो वुमेन एज अ प्रॉपर्टी है ना ये पास हो जाती है हस्बैंड के पास, एंड रेस्ट्रिक्टिंग हर एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स कि भाई शादी होने के बाद जो वुमेन से ना जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो हस्बैंड करता है, ना कि वुमेन करती है। ये इस थ्योरी में बात करी गई है, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में ये बात एमआरई के बारे में, जो एमआरई का जो स्टेम है ये ड्राइव करा है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर से, बस आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये चीज एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये जो है ना ये मैरिटल रेप जो है ना रेप नहीं माना गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इसमें एक सेक्शन डाली गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैरिटल रेप कोई इस समय क्राइम नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और दोस्तों, ये हमारा ना जुडिशरी तक हमारा एक कंप्लीट हो गया PT 365। अब 20 पेज की से रह गई ये PT 365, और मैं चाह रहा हूँ ना ये पार्ट 2 में लेकर आऊँ, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में ये मैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स कंप्लीट करा दूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो 20 से लेकर 30 मिनट्स का होगा, और ये पूरी पॉलिटी PT 365 कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और इसी तरीके से मैं आपको बाकी सारी PT 365 भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये लेक्चर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, ठीक है? और इतना कुछ समझाने में दोस्तों सही में बहुत एनर्जी खत्म होती है, और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मुझे एनर्जी मिलती है, सही बताऊँ तो। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, जब भी कमेंट्स आता है आपका मैं देखता हूँ, तो उससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना लग जाता हूँ, कंटेंट तैयार करने लग जाता हूँ, ठीक है? तो आपको, आपका जो ये प्यार है ना, इसी तरीके से मुझे मिलते रहना चाहिए। आपके प्यार का मैं लोभी हूँ, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ बाय।